स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 5 वॉल्यूम 1 के पूरे एपिसोड को, जो कि एक डिटेल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो बिना और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं इसके मेन स्टोरी लाइन की तरफ। सीजन 5 के एपिसोड 1 की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां से पिछला सीजन खत्म हुआ था, यानी कि एलिसिया प्रोफेसर के खुफिया अड्डे को ढूंढकर उन्हें फाइनली चेकमेट देती है। मतलब कि उनके ऊपर अपनी बंदूक रखकर प्रोफेसर को सारे प्लान के बारे में बताने के लिए कहती है, ताकि वो प्रोफेसर को पुलिस के हवाले कर कर्नल तमायो के द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम को बेबुनियाद साबित कर सके। पर इसी दौरान प्रोफेसर चालाकी दिखाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और फिर उनके बीच एक छोटी मोटी हाथापाई होती है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि सीजन का पहला नया कैरेक्टर पैट्रिक यानी रफाएल बर्लिन से मिलता है। वहां उनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि दरअसल रफाएल कोई और नहीं बल्कि बर्लिन का ही बेटा होता है, जो कि वहां अपने पिता से काफी सालों बाद मिला था। फिर बर्लिन उसे अपनी प्रेमिका तातियाना से भी मिलाता है, पर रफाएल को उसका मिलना उसे अच्छा नहीं लगता। इधर लिस्बन के बैंक में पहुंचने के बाद कर्नल तमायो गुस्से से तलमला उठता है और फाइनली ये डिसाइड करता है कि अब वो बैंक पर हमला करने के लिए आर्मी को बुलाएगा। पर इसका ये डिसीजन डिप्टी इंस्पेक्टर एंजल को गलत लगता है, क्योंकि वो जानता था कि आर्मी कभी भी उन मुखौटों के पीछे ये नहीं देखेगी कि वो कोई होस्टेज है या रॉबर्स, यानी वो किसी को भी चोर समझकर गोली मार सकती है। इसलिए वो तमायो को बोलता है कि ये एक देश का अंदरूनी मामला है, इसलिए इस हमले के लिए पुलिस की टीम ही बेहतर रहेगी। पर तमायो उसे ये बोल के चुप करवा देता है कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए अब उन्हें आर्मी को हमले के लिए बुलाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बैंक के अंदर लिस्बन अपने टीम का इंचार्ज बन चुकी थी। वो अपनी टीम से कहती है कि हमें अब पिघलाए हुए सोने को लेकर ही यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, जिस पर टोक्यो कहती है कि ये हमारा प्लान नहीं है, हमें तो पूरे सोने को पिघलाकर यहाँ से बाहर निकलना था। पर इस पर लिस्बन कहती है कि मेरे बैंक के आने के बाद से ही प्लान बदल गया है और इस नए प्लान का नाम था प्लान रोम। इस प्लान के अनुसार इन सभी को अब पिघलाए हुए सोने को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आर्मी यहाँ कभी भी पहुँच सकती थी और आर्मी का आना मतलब प्रोफेसर की टीम का द एंड। इसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टॉकहोम मनीला पर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि मनीला ने अर्तुरो के पैर में गोली मार दी थी और इसी वजह से सारे होस्टेजों को ये पता लग गया था कि मनीला भी उन रॉबर के साथ मिली हुई है। पर स्टॉकहोम ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनके बीच एक डील हुआ था कि अगर वो और डेनवर इस हाइस्ट में मारे जाते हैं तो मनीला ही उसके बच्चे की देखभाल करेगी। इधर लिस्बन प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर की तरफ से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आता, जिस पर टोक्यो कहती है कि शायद वो अभी किसी काम में बिजी होंगे, इसलिए उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। पर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि प्रोफेसर एक लोहे की चेन में बंधे होते हैं, जहाँ पर एलिसिया प्रोफेसर से वही सारे सवाल पूछती है, लेकिन प्रोफेसर बताने से इनकार कर देते हैं। और जब एलिसिया उन पर अपना गन पॉइंट करती है तब प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे ऐसी धमकियां कई बार मिल चुकी है, लेकिन तभी एलिसिया उनके पैर में गोली मार देती है और प्रोफेसर से वही सारे सवाल पूछती है। तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि वे लोग सोने को पिघलाकर छोटे छोटे मोतियों में बदलने वाले हैं, ताकि सभी सोने को गटर के रास्ते से कीचड़ के साथ बहाकर बाहर निकाल सके। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल तमायो आर्मी को बुलाने के लिए एक शख्स को कॉल करता है, जो कोई और नहीं बल्कि सीजन 5 का एक और नया कैरेक्टर मेजर सगास्ता होता है, जो कि एक ऐसा सोल्जर है जिसने कई सारे सीक्रेट ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया है। इसलिए कर्नल तमायो उसे कॉल करके इस हाइस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ एलिसिया प्रोफेसर के आगे की प्लानिंग नहीं बताए जाने पर वो उन्हें लोहे की चेन में बांधकर नीचे लटकाकर बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है, लेकिन प्रोफेसर एलिसिया को बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं ही तुम्हारी आजादी की एकमात्र चाबी हूँ। अगर तुमने मुझे मार भी दिया तभी भी ये मिशन पूरा होके रहेगा। इधर बैंक में हम लिस्बन और टोक्यो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर टोक्यो उसे बताती है कि इन कामों में रोमांस भी होना जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी वक्त मर सकते हैं। साथ ही में वो रकेल को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि किस तरह से उन्होंने मिलकर एक रॉबरी की और साथ ही में उन्होंने बहुत सारे पल भी साथ बिताए। और वो उसे ये भी बताती है कि एक रॉबरी के दौरान उसे पुलिस वालों ने मार दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सीजन 5 का एक दूसरा नया कैरेक्टर है, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। दूसरा सीन एक फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां बर्लिन अपने बेटे रफाएल को एक चोरी के बारे में बताता है
लेकिन रफायल इस बात से बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि रफायल दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट होता है, और बर्ली ने उसे इसलिए पढ़ाया था ताकि वो रफायल के स्किल्स को यूज करके उसे चोरी के काम में ला सके। इधर बैंक के बाहर कर्नल तमायो की टीम मार्सेलिया के हेलीकॉप्टर को ट्रैक कर लेती है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक यूनिट उसके पीछे लग जाती है। हेलीकॉप्टर के लैंड होने पर पुलिस टीम उस हेलीकॉप्टर को चेक करती है, पर वहाँ मार्सेलिया तो नहीं होता, लेकिन जिनका फार्म होता है वही लोग सिर्फ वहाँ होते हैं। और जब पुलिस वाले उनसे सवाल करते हैं तो वो उससे कहता है कि उन्होंने यहाँ से एक रेड कलर की कार जाते हुए देखा है जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे, और ये वही कार होता है जिसे लिस्बन को कोर्ट से भगाने के लिए यूज किया गया था। और ये बात पुलिस को भी अब तक पता लग गया था, इसलिए कर्नल तमायो सारे पुलिस वालों को उस कार का पीछा करने के लिए भेज देता है। यहाँ पर हमें ये देखने से पता चलता है कि शायद अब मार्सिलिया पकड़ा जाएगा, पर जब पुलिस वाले उस कार को चेक करते हैं तो उन्हें उसमें कोई दूसरा आदमी मिलता है जो उनसे कहता है कि कुछ लोगों ने उसकी बीवी को किडनैप करके ऐसा करने के लिए बोला था। क्योंकि सारी पुलिस की यूनिट उस कार का पीछा करने के लिए चली गई थी, इसलिए उस फार्म में कोई भी नहीं बचा था। और फिर हमें उस फार्म के मालिक और मार्सिलिया को एक साथ दिखाया जाता है। इसका मतलब ये कि ये लोग भी कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर के ही आदमी होते हैं, और ये बस इनका पुलिस वाले को गुमराह करने का एक चाल होता है। दूसरी तरफ लिस्बन दोबारा प्रोफेसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से जवाब एलिसिया देती है। ये सुनकर प्रोफेसर के सभी आदमी शॉक्ड हो जाते हैं। एलिसिया उन सभी से कहती है कि प्रोफेसर अब मेरे कब्जे में है और उसे सोना बाहर निकालने की सारी प्लानिंग के बारे में भी पता है। और फिर प्रोफेसर भी फाइनली अपने टीम से कहते हैं कि अब ये मिशन फेल हो चुका है और शायद ये उनका आखिरी कॉल होने वाला है, क्योंकि प्रोफेसर समझ गए थे कि एलिसिया उसे आगे चलकर मार देगी। और फिर वो अपने सभी टीम मेंबर से माफी भी मांगते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आर्मी और उसकी बहुत सारी गाड़ियां बैंक पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और ये बात जब प्रोफेसर के आदमियों को पता चलता है तो वो सारे लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग समझ गए थे कि ये उनका आखिरी लड़ाई होने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन से कुछ होस्टेज कतार में बाहर निकलकर आते हैं और उन्हीं के बीच में से लिस्बन, टोक्यो और स्टॉकहोम भी बाहर आते हैं, पर उनके हाथों में बंदूक के बजाय सफेद झंडी होती है। पहले तो कर्नल तमायो इन तीनों को देखकर उन्हें जिंदा या मुर्दा टेंट में लाने का ऑर्डर देता है, पर इंस्पेक्टर एंजल उसे समझाता है कि वो तीनों सफेद झंडी लेकर आए हैं जो कि एक शांति का प्रतीक होता है, इसलिए अगर हमने उन्हें मारा तो वे लोग पब्लिक के नजर में हीरो बन जाएंगे। कर्नल तमायो इंस्पेक्टर एंजल की बात मानकर उन तीनों से नेगोशिएट करने चला जाता है, जहाँ लिस्बन उसे दिखाती है कि गांबिया की हालत बहुत खराब है और उसे एक सर्जेंट की जरूरत है ताकि गांबिया को ठीक किया जा सके। पर इसके पीछे भी इनका एक प्लान होता है। दरअसल ये लोग चाहते थे कि कर्नल तमायो गांबिया को ठीक करने के लिए बैंक के अंदर एक सर्जेंट को भेजे ताकि इन्हें बैंक पर हमला होने में 3 से 4 घंटे का और समय मिल जाए। पर कर्नल तमायो को इनके प्लान का भनक लग जाता है और वो बैंक के अंदर सर्जेंट भेजने से इनकार कर देता है। इसके बदले में वो लिस्बन से कहता है कि अगर तुमने गांबिया को हमारे हवाले नहीं किया तो वो कुछ मिनटों में बैंक पर हमला करवा देगा। इस बातचीत के दौरान लिस्बन ये नोटिस करती है कि तमायो ने अभी तक प्रोफेसर का जिक्र नहीं किया, यानी कि वो समझ जाती है कि हो सकता है कि एलिसिया कर्नल तमायो से अलग होकर काम कर रही हो, जिसके बारे में कर्नल तमायो को अभी तक शायद नहीं पता, यानी कि प्रोफेसर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे, मतलब प्लान अभी भी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। फिर फाइनली ये तीनों आपस में डिसाइड करके कर्नल तमायो के डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी बीच होस्टेजेस के बीच खड़े गवर्नर समझ जाता है कि अब उनकी भी जान खतरे में आ सकती है, क्योंकि कर्नल तमायो ने इस चोरी को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर बैंक के बाहर आर्मी को ले आया है। इसका मतलब ये कि अब चोरों के साथ साथ होस्टेजेस की जान को भी खतरा है। फिर वो आर्तुरो के साथ मिलकर होस्टेजेस को बैंक से बाहर निकालने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान बैंक के अंदर गांबिया की छोड़ने की बात से बोगोता काफी गुस्सा हो जाता है। वो अभी भी नायरोबी की मौत के सदमे को भूला नहीं था, इसलिए सभी के मना करने के बावजूद भी वो गांबिया की धुलाई करना शुरू कर देता है। और सही में दोस्तों, यहाँ गांबिया की पिटाई देखने लायक थी। हमें तो एक पल ये लगने लगा था कि अब तो गांबिया किसी तरह से बचने वाला नहीं है। बोगोता गांबिया को मारने ही वाला था, तभी वहाँ टोक्यो आकर बोगोता को रोककर उसे शांत कर देती है, पर गांबिया फिर भी मानने वाला नहीं था। फिर वो टोक्यो को बातों से छेड़ने लगता है। फिर ये देखकर टोक्यो भी गुस्से से उसकी धुलाई करना शुरू कर देती है। इसी दौरान सभी को गांबिया में उलझे देख आर्तुरो मौके का फायदा उठाकर चुपके से गन लेकर कुछ होस्टेजेस के साथ उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसमें डेनवर और कुछ होस्टेज घायल हो जाते हैं। फिर डेनवर गुस्से में आकर आर्तुरो के पीछे भागता है। आर्तुरो की टीम डेनवर और इन सभी से लड़ते हुए जाकर एक कमरे में छिप जाते हैं, और ये वही कमरा होता है जहाँ प्रोफेसर के आदमियों ने सारे हथियार को रखा होता है।
यानी कि आर्तुरो और उसकी टीम का उन सारे हथियारों पर कब्जा हो गया था। धीरे धीरे प्रोफेसर की टीम को उन सभी से लड़ते लड़ते उनकी गोलियां खत्म होने लगती है। पर तभी टोक्यो को उस खुफिया कमरे के बारे में याद आता है जहां पर गांधिया ने उसे बांध रखा था, और उस खुफिया कमरे में होते हैं हथियार और बहुत सारे गोला बारूद। फिर टोक्यो डेनवर के साथ मिलकर उस खुफिया कमरे से हथियार और गोला बारूद लेने चला जाता है। दूसरी तरफ सगास्ता अपनी टीम लेकर बैंक ऑफ स्पेन के पास पहुंचता है। इन सभी को देख पुलिस ऑफिसर स्वरेश कर्नल तमायो को बताता है कि अंदर अभी भी कई सारे मासूम होस्टेजेस मौजूद है, और अगर सगास्ता और उसकी टीम बैंक के अंदर गई तो वो रास्ते में आने वाले किसी भी होस्टेजेस को भी मार सकते हैं। पर कर्नल तमायो के सर पर सभी रॉबर्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का भूत सवार हो गया था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे सगास्ता और उसकी टीम को बैंक पर हमले की परमिशन दे देता है। इधर एलिसिया प्रोफेसर से अभी भी पूछताछ में लगी होती है। तभी प्रोफेसर सीसीटीवी के टीवी स्क्रीन पर मार्सिला और बेंजामिन को आता हुआ देख एलिसिया का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, पर इनका ये प्लान ज्यादा देर तक काम नहीं करता और एलिसिया को इसका भनक तुरंत ही लग जाता है। फिर प्रोफेसर चिल्ला चिल्लाकर मार्सिला को वार्निंग देने लगते हैं, लेकिन तभी एलिसिया पास रखी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर प्रोफेसर को बेहोश कर देती है और फिर उन्हें एक बेड पर लिटा देती है। मार्सिला अंदर पहुंचने के बाद ये सोचता है कि प्रोफेसर सो रखे हैं, पर तभी अचानक एलिसिया उसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। उस वक्त बेंजामिन बाथरूम गया था। उसके बाहर आने के बाद एलिसिया उसे भी बांध देती है। दूसरी तरफ लिस्बन को कर्नल तमायो के साथ किए गए डील के अनुसार गांधिया को छोड़ना था, पर यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अगर उसने गांधिया को यूं ही छोड़ दिया तो वो अंदर उनकी होस्टेजेस के साथ हुई फाइट को पुलिस में लीक कर देगा और फिर आर्मी इस मौके का फायदा उठाने अंदर बैंक में घुस जाएगी। इसलिए बोगोता उसकी छाती पर एक स्मोक ग्रेनेड लगाकर बैंक के बाहर भेजता है ताकि बाहर पहुंचने के साथ ही वो बेहोश हो जाए और अंदर की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना कर सके। और ये लोग अपने इस प्लान में कामयाब भी हो जाते हैं। गांधिया बाहर पहुंचते ही ग्रेनेड के स्मोक से बेहोश हो जाता है। फिर आर्मी बेहोश पड़े गांधिया को लेकर वापस चले जाते हैं। इधर आर्तुरो इतने सारे हथियार को देखकर उसके सर पर हीरोपंती का भूत सवार हो जाता है। फिर वो फ्लेम थ्रोवर लेकर डेनवर और उसके साथियों पर आग बरसाना शुरू कर देता है। ये सब देखकर गवर्नर समझ जाते हैं कि आर्तुरो को कोई हीरो वीरो नहीं बनना, ये बस डेनवर से अपना पर्सनल बदला निकालने के लिए ये सब कर रहा है। फिर आर्तुरो मोनिका और उसके बच्चे को लेकर डेनवर को उकसाना शुरू कर देता है ताकि डेनवर गुस्से में होश खोकर उसके सामने आ जाए और फिर वो उसे फ्लेम थ्रोवर की मदद से आसानी से मार सके। और ठीक डेनवर वही करता है। वो आर्तुरो की बात से गुस्सा होकर उसके सामने आता है और उसी वक्त मनीला उसे आकर बचा लेती है और उसे समझाती है कि टोक्यो और रियो हथियार लेकर बस आते ही होंगे, इसलिए तब तक हमें शांत रहना चाहिए। इधर आर्तुरो बदले की आग में बौखला जाता है और एक सील्ड गाड़ी में मशीन गन लगाकर डेनवर को मारने बाहर निकलता है, क्योंकि गवर्नर उसे ऐसा करने से रोकता है। पर यह बंदा किसी की कहाँ सुनने वाला। इन सभी के बातों को मोनिका भी माइक्रोफोन के जरिए सुन रही होती है। वो समझ जाती है कि आर्तुरो अपनी जाल में फंसाकर डेनवर को मारकर अपना बदला पूरा करना चाहता है, इसलिए वो एसी डक के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो डेनवर को बचा सके। इधर आर्तुरो प्रोफेसर के आदमियों पर भारी पड़ रहा था कि तभी मोनिका एसी रग से होते हुए आर्तुरो के पीछे उतरकर उस पर अपना बंदूक तान देती है। ये देखकर आर्तुरो मोनिका का ध्यान भटकाने के लिए उससे झूठे वादे करने लगता है। वो कहता है कि वैसे भी तुम और डेनवर का यहाँ से बचकर जिंदा बाहर निकलने का चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए तुम दोनों के जाने के बाद मैं अपने बच्चे को संभालूंगा। आर्तुरो मोनिका का ध्यान भटकता देख उसे मारने के लिए अपना बंदूक निकालने की कोशिश करता है, पर तभी मोनिका को उसके चाल का पता चलते ही वो आर्तुरो पर गोली चला देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अभी तक हमने देखा था कि मोनिका ने गुस्से में आकर आर्तुरो को गोली मार दी थी और एपिसोड 3 की स्टोरी इसी के बाद कंटिन्यू होती है। मोनिका का दिमाग ठंडा होते ही वो आर्तुरो को बचाने की कोशिश करती है। ये देखकर बाकी सभी लोग भी उसे बचाने में लग जाते हैं, जिस पर पलेर्मो कहता है कि अब काफी देर हो गई है, ये अब मर चुका है। पर किसी तरह आर्तुरो की पल्स वापस आ जाती है। ये देखकर मोनिका कहती है कि हमें इसे जल्द से जल्द बाहर हॉस्पिटल भेजना होगा, जिस पर टोक्यो कहती है अगर हमने इसे बाहर भेजा तो लोग हमें खूनी समझेंगे, फिर कर्नल तमायो आर्मी को अंदर भेज देगी और फिर वे लोग सारे होस्टेजेस के साथ हमें भी मार देंगे। पर इसके बावजूद भी लिस्बन गवर्नर और कुछ होस्टेजेस के साथ आर्तुरो को बाहर भेज देती है। खैर इसके पीछे भी शायद इन लोगों का कोई प्लान हो। इधर मोनिका भी आर्तुरो को इस हालत में देख समझ गई थी कि उसके बच्चे की आखिरी उम्मीद भी शायद खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका और डेनवर का इस हाइस्ट से जिंदा बच पाने की चांसेस बहुत ही कम थे और आर्तुरो ही वो आखिरी बंदा था जो इनके जाने के बाद अपने बच्चे की देखभाल करने वाला था। दूसरी तरफ कर्नल तमायो बैंक के गवर्नर से पूछताछ करने के लिए अंदर टेंट में बुलाता है। पहले तो पुलिस उसकी हथकड़ी निकालकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस से उसके पूरे बॉडी को स्कैन करती है, ये सोच के कि कहीं प्रोफेसर के आदमियों ने उसके बॉडी में कोई माइक्रोफोन तो नहीं छुपा रखा हो। इसके बाद गवर्नर कर्नल तमायो को सारी इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है।
वो कर्नल तमायो को बताता है कि आर्तुरो के साथ जो कुछ भी हुआ उसका वो खुद जिम्मेवार है, क्योंकि प्रोफेसर के आदमी ने सिर्फ अपने बचाव के लिए ही उस पर गोलियां चलाई थी। पर कर्नल तमायो तो कुछ और ही सोच रहा था। दरअसल वो चाहता था आर्तुरो हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दे, ताकि ये लोग उन रॉबर्ट्स को खूनी साबित कर उन लोगों पर हमला कर उन्हें मार सके। कर्नल की ये बात सुनकर गवर्नर को भी काफी हैरानी हुई। दूसरी तरफ हमें मोनिका और मनीला को एक साथ दिखाया जाता है, जहां मनीला मोनिका को समझाती है उसने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, क्योंकि अगर वो आर्तुरो को नहीं मारती तो वो डेनवर को मार देता। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है जिसमें बर्लिन अपने बेटे रफाएल को बोगोता और मार्सिला से मिलाता है। ये लोग यहाँ पर एक म्यूजियम के सिक्योरिटी रूम से वाइकिंग गोल्ड चुराने की प्लानिंग कर रहे थे, जहाँ पर 3 दिन बाद तातियाना का एक परफॉर्मेंस होने वाला था। तो इनका प्लान होता है चुपके से उस सिक्योरिटी रूम में घुसकर वाइकिंग गोल्ड को इस पीतल के रेप्लिका से बदलकर आराम से वहां से निकल जाना। पर रफाएल का ऐसा मानना था कि ये लोग इस एंटिक पीस को चुराकर आर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। पर बर्लिन के समझाने पर रफाएल फाइनली मान जाता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया प्रोफेसर को टीवी की ओर दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारे आदमियों ने आर्तुरो को गोली मार दी और साथ ही बैंक के गवर्नर को भी छोड़ दिया। मतलब ये कि आर्मी अब किसी भी वक्त बैंक के अंदर घुस सकती है। और वो प्रोफेसर से ये भी कहती है कि अगर तुमने मुझे अपने सारे प्लानिंग के बारे में बता दिया तो मैं ये सब कुछ होने से रोक सकती हूँ और फिर तुम्हारे आदमी नहीं मारे जाएंगे। दूसरी तरफ कर्नल तमायो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर एलिसिया को गद्दार साबित कर देता है। इसके लिए वो मीडिया में कई झूठे सबूत पेश करता है कि एलिसिया पहले से ही प्रोफेसर के लिए काम कर रही थी और इसके बदले में प्रोफेसर ने उसके अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी ट्रांसफर किए थे। टीवी पर ये न्यूज देखते ही एलिसिया के होश उड़ जाते हैं। प्रोफेसर मौके का फायदा उठाकर एलिसिया के साथ अपना गेम खेलना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि अब तुम भी बुरी तरह से फंस चुकी हो। अगर तुमने हमें पुलिस के हवाले कर भी दिया तो सीएनआई या पुलिस नहीं मानेगी कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकली सबूत बनाए थे और अब तुम भी पुलिस और सीएनआई के नजर में गद्दार हो। ये सारी बातें एलिसिया के दिमाग पर हावी हो गई थी और तभी इस प्रेशर से उसके बच्चे की वाटर बैग ब्रेक हो जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि मनीला अपने पिता बेंजामिन को बताए बिना ही हाइस्ट में शामिल होने के लिए मास्को और डेनवर के पास आती है। लेकिन मास्को बेंजामिन को बिना बताए मनीला को हाइस्ट में शामिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि बेंजामिन उस वक्त जेल में था। इसलिए मास्को और डेनवर आधी रात में ही उठकर उसे कॉल करने चले जाते हैं। बेंजामिन उसे बताता है कि मनीला ने अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारी है और अगर वो हाइस्ट में दोबारा से पकड़ी जाती है तो वो दोबारा जेल चली जाएगी। पर डेनवर उसे वादा करता है कि वो आखिरी दम तक मनीला का ध्यान रखेगा। ये बातें सुनकर बेंजामिन मान जाता है। इधर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि प्लेरमो और उसके सभी साथी जंग की तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि तमायो अब किसी भी वक्त उन पर हमला करवा सकता है। फिर प्लेरमो अपने लोगों को बताता है कि एलिसिया पुलिस के लिए काम नहीं करती, बल्कि पुलिस खुद उसके पीछे लगी है और यहाँ तक कि सीएनआई ने उसे गद्दार घोषित कर दिया है। इसलिए प्रोफेसर का प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ। फिर प्लेरमो अपने लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देता है और साथ ही में वो लड़ाई में यूज होने वाले एक हथकंडे को भी अपने साथियों से शेयर करता है, जिसमें वो अपने साथियों से कहता है कि हम उनसे खुले में नहीं लड़ सकते, इसलिए हम कमरे में छुपकर उनसे लड़ेंगे और उसी वक्त हम उन पर गोलियां भी चलाएंगे, जिसकी आवाज से उन्हें बॉम्ब गिरने की आवाज नहीं आएगी और न ही गोलियों की आवाज से उन्हें रेडियो सुनाई देगा। और साथ ही में हमें उन्हें दोनों तरफ से घेर कर उन पर हमला करना होगा और इस तरह से हम उन पर आराम से काबू पा सकते हैं। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एलिसिया की बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। ये देखकर प्रोफेसर उसे खोलने के लिए कहते हैं ताकि एलिसिया की बच्चे की जान बचाई जा सके। वो एलिसिया को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तुम भी दुनिया की नज़र में हमारे साथ मिल चुकी हो, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन एलिसिया इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है और वो खुद ही अपने बच्चे की डिलीवरी करने की कोशिश करती है। इधर टेंट में आर्मी बैंक के अंदर घुसने की प्लानिंग बना रहे होते हैं, जिसमें गांधिया भी शामिल होता है। तो दोस्तों, शायद हमें उस आर्तुरो से तो छुटकारा मिल जाए, पर इस गांधिया से छुटकारा फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। खैर, आगे चलते हैं। फिर गांधी आर्मी को बताता है कि हम बैंक के अंदर खिड़की या दरवाजे से नहीं बल्कि छत को बॉम्ब से उड़ाकर जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि सारे रॉबर्स खिड़की या दरवाजे पर ही हमारा इंतजार कर रहे हों। ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर एंजल छत को तोड़ने से मना करता है। वो कहता है कि छत के नीचे वाले हॉल में बहुत सारी शाही पेंटिंग और सोना पड़ा हुआ है, जो बॉम्ब के धमाके से खराब भी हो सकते हैं। ये सुनकर तमायो कहता है कि ये सब मैं अपने देश और लोगों के लिए कर रहा हूँ। इस पर एंजल कहता है कि तुम अपने देश या उनके लोगों के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि बस अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुमने जानबूझकर एलिसिया को फंसाया। ये सारी बातें सुनकर एंजल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आर्मी छत को तोड़कर ही अंदर जाएगी। इसके बाद आर्मी बैंक पर हमला करने के लिए निकल जाती है। जब प्रोफेसर के आदमियों को पता चलता है कि आर्मी छत को उड़ाकर बैंक के अंदर घुसने वाली है, तो ये लोग फिर अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिसिया की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो खुद से अपने बच्चे की डिलीवरी नहीं कर पाती, इसलिए वो प्रोफेसर की बात मानकर वो जैसे तैसे करके उनकी रस्सी काट देती है। फिर प्रोफेसर, बेंजामिन और मार्सिला ये तीनों मिलकर एलिसिया की डिलीवरी करने में लग जाते हैं और फिर एलिसिया एक बच्चे को जन्म देती है। दूसरी तरफ सगास्ता की टीम बैंक के छत पर चढ़कर वहाँ कई सारे बॉम्ब लगा देती है। फिर एक बटन दबाने के साथ ही वहाँ जोरदार धमाका होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत ठीक उसी जगह से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि सगास्ता की टीम बैंक के छत पर एक जोरदार धमाका करता है जिससे बैंक के छत पर एक बड़ा सा होल बन जाता है। इस धमाके के दौरान हेलसिंकी छत के नीचे वाले हॉल में एक दीवार बना रहा था, लेकिन इस धमाके की वजह से हेलसिंकी के पैर पर एक बड़ा सा मलबा आकर गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। हेलसिंकी के बुलाने पर उसके साथी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचते हैं, क्योंकि वो मलबा काफी भारी होता है, इसलिए सभी लोग मिलकर भी हेलसिंकी को वहां से नहीं निकाल पाते। लेकिन तब तक सगास्ता की टीम उस होल की मदद से ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी थी और फिर उनके बीच फाइट होना शुरू हो जाता है। इधर ब्लास्ट की न्यूज देखकर प्रोफेसर अपने आदमियों को कॉल करते हैं और टोक्यो को फिलहाल बैंक के छत पर जाने से मना करते हैं, क्योंकि टोक्यो का प्लान होता है छत के रास्ते से जाकर सगास्ता की टीम पर पीछे से हमला करना। पर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि बाहर बहुत सारे स्नाइपर उनका इंतजार कर रहे हैं, अगर बाहर किसी ने गलती से भी कदम रखा तो स्नाइपर का शिकार बन जाएंगे। इधर प्लेरमो रॉकेट लॉन्चर से सगास्ता की टीम पर हमला कर देता है ताकि समय रहते ये लोग हेलसिंकी को यहाँ से निकाल सके। उस रॉकेट लॉन्चर के धमाके से सगास्ता के कुछ आदमी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हमें ये दिखाया जाता है कि बर्लिन, रफाएल, मार्सिला और तातियाना उस म्यूजियम में पहुंचते हैं जहां से ये लोग वाइकिंग गोल्ड को चुराने वाले थे, क्योंकि रफाएल तातियाना के साथ पियानो ठीक करने के बहाने यहाँ एक दिन पहले ही आ चुका था, पर इसी दौरान उसने किसी बहाने वहाँ के गार्ड की एक्सेस कार्ड को कॉपी कर लिया था। पर इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस म्यूजियम का मेन गेट होता है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हमेशा मौजूद रहता था, पर इसका सॉल्यूशन भी बर्लिन ने ऑलरेडी ढूंढ रखा था। वो मार्सिला की मदद से उस सिक्योरिटी गार्ड के पिता को उस कॉन्सर्ट में ले आता है। दरअसल इस आदमी को भूलने की बीमारी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता, इसलिए अपने पिता को उस कॉन्सर्ट में मौजूद देख वो सिक्योरिटी गार्ड बैकअप बुलाकर उन्हें लेने चला जाता है और इसी दौरान बर्लिन और रफाएल मौके का फायदा उठाकर म्यूजियम के अंदर घुस जाते हैं। फिर रफाएल अपने हैकिंग की मदद से म्यूजियम के सारे लॉकर को खोल देता है और फिर ये दोनों असली वाइकिंग गोल्ड को पीतल के रेप्लिका से बदलकर आसानी से वहाँ से निकल जाते हैं। रफाएल अपनी पहली चोरी से काफी खुश था, पर तभी बर्लिन उस सोने से भरे सूटकेस को पानी में फेंक देता है। ये देखकर रफाएल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पिता ने ऐसा क्यों किया और इस वजह से वो थोड़ा नाराज हो जाता है, पर जल्द ही उसे ये समझ में आ जाता है कि बर्लिन ने आखिर ऐसा क्यों किया था। वहाँ से निकलने के बाद ही बोगोटा डाइविंग सूट पहने सोने से भरे सूटकेस को उनके बोट पर लाता है। इतनी परफेक्ट चोरी देखकर रफाएल काफी हैरान हो गया था। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि पेलेर्मो और उसके साथी हेलसिंकी को वहाँ से निकालने की कोशिश में लगे होते हैं, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी हेलसिंकी पेलेर्मो को अपना पैर काटकर वहाँ से निकालने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके पैर की हड्डी बिल्कुल चूर चूर हो गई थी। लेकिन पेलेर्मो इस बात से बिल्कुल इनकार कर देता है और अपने साथियों को कोई चीज ढूंढने के लिए कहता है जिससे कि वो हेलसिंकी के पैर को उस मलबे के नीचे से निकाल सके। तभी रियो को एक पिलर दिखाई देता है जिसकी मदद से वो मलबे को हटाने की सोचते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने टीम को कॉल कर लिस्बन से पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने गवर्नर को छोड़ दिया था, जिस पर लिस्बन बताती है इसके पीछे भी इनका एक प्लान था। दरअसल इन्होंने गवर्नर के हथकड़ी में एक माइक छुपा रखा होता है ताकि ये कर्नल तमायो की एक एक प्लानिंग के बारे में जान सके। इसके बाद प्रोफेसर फाइनली बेंजामिन को अपने आदमियों को बुलाने के लिए कहते हैं और मार्सिला से एलिसिया के बच्चे के लिए जरूरी सामान लाने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पेलेर्मो के कहने पर लिस्बन और मोनिका वहां पर स्मोक ग्रेनेड की मदद से सगास्ता की टीम का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि रियो और बोगोटा मिलकर उस पिलर को वहां से निकाल कर ले आए, और इनका ये प्लान काम कर जाता है। फिर ये लोग उस पिलर की मदद से हेलसिंकी को उस बड़े से मलबे के नीचे से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल तमायो अपने आदमियों को बैंक के मेन गेट से रोबोट भेजने के लिए बोलता है ताकि उन रोबोट की मदद से वो प्रोफेसर की टीम पर दूसरी तरफ से भी हमला करवा सके। पर तभी तमायो को प्रोफेसर का कॉल आता है और फिर प्रोफेसर तमायो को उसी की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें वो आर्तुरो की मरने की बात कर रहा था ताकि वो होस्टेज के मौत के नाम पर बैंक में आर्मी भेजकर सभी को मार सके। अपनी रिकॉर्डिंग सुनकर कर्नल तमायो प्रोफेसर से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि अगर तुमने ये दूसरा हमला किया तो मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ले आऊंगा और सभी को ये भी बता दूंगा कि तुमने किस तरह से एलिसिया के खिलाफ नकली सबूत बनाए थे। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर तमायो ये दूसरा हमला रोकने के लिए मजबूर हो गया था।
इधर छत पर पहुंचने के बाद मनीला काफी घबरा जाती है क्योंकि उसने आज तक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में एक भी चोरी नहीं की थी। मनीला को डर था कि वो इस हाइस्ट में शायद जिंदा ना बच पाए, इसलिए वो अपनी दिल की बात फाइनली डेनवर को बता देती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इधर प्रोफेसर के दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार मातियास बैंक के छत पर हवा में फायर करना शुरू कर देता है ताकि होस्टेज के बीच अफरा तफरी मच जाए, और इसी मौके का फायदा उठाकर टोक्यो, मनीला और डेनवर छत से नीचे हॉल में घुसने वाले थे। इधर पलेर्मो और उसके साथी हेलसिंकी को लेकर दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि सगास्टा और उसकी टीम उनके पीछे आ सके। फिर मौका देखकर टोक्यो, मनीला और डेनवर छत से नीचे उतरकर सगास्टा की टीम पर पीछे से गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब सगास्टा और उसकी टीम दोनों तरफ से घिर चुके थे और अब उन्हें ये भी पता चल चुका था कि उन्हें बैकअप देने वाली कर्नल तमायो की दूसरी टीम भी नहीं आने वाली। मतलब कि अब सगास्टा और उसके आदमियों को ही कुछ करना होगा। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है जहां हमें नायरोबी और टोक्यो को एक साथ दिखाया जाता है और यहाँ ये दोनों अपने मौत के बाद वाली जिंदगी की बातें कर रहे होते हैं, जहां टोक्यो नायरोबी से पूछती है कि आखिर मौत के बाद एक इंसान के पास क्या बचता है, जिस पर नायरोबी कहती है कि मौत के बाद सिर्फ याद ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के पास हमेशा रहता है। दोबारा टोक्यो नायरोबी से पूछती है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लोग कैसे याद करें, जिस पर नायरोबी बताती है कि मेरे जाने के बाद लोगों को लगे कि उनका मुझसे एक लगाव था। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि सगास्टा की टीम दोनों तरफ से घिरे होते हैं और फिर ये लोग इस सिचुएशन से निकलने की प्लानिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें गांदिया से पता चलता है कि इस म्यूजियम के हॉल में सिक्योरिटी लॉक लगे हुए हैं जो उसके फिंगरप्रिंट से चलता है। फिर ये लोग यहाँ से निकलने के लिए प्रोफेसर की आधी टीम पर बॉम्ब फेंक देते हैं। बॉम्ब को देखकर प्रोफेसर के आदमी उससे बचने की कोशिश करते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सगास्टा की टीम म्यूजियम से बाहर पहुंचते ही गांदिया सिक्योरिटी लॉक को लगा देता है, जिससे पलेर्मो, रियो, मोनिका और लिस्बन म्यूजियम के अंदर ही लॉक हो जाते हैं और अब म्यूजियम के बाहर सिर्फ टोक्यो, मनीला और डेनवर ही बचे थे। प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक फिर ये लोग म्यूजियम के किचन में जाकर छुप जाते हैं और अब गांदिया सगास्टा की टीम को लेकर उस किचन के दरवाजे तक पहुंच जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक चोरी के दौरान टोक्यो का बॉयफ्रेंड रेने उसकी आंखों के सामने ही एक गार्ड के हाथों मारा जाता है। ये देखकर टोक्यो भी गुस्से में आकर उस गार्ड को मार देती है, लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है, इसलिए टोक्यो न चाहते हुए भी रेने की बॉडी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। फिर ये अपनी जान बचाने के लिए बहुत दिनों तक यहाँ वहां छुपते रहती है। टोक्यो अपनी बॉयफ्रेंड की मौत को लेकर काफी ज्यादा अफसोस कर रही थी और उसकी मौत के लिए वो अपने आप को ही जिम्मेवार मान रही थी, क्योंकि रेने हमेशा से ही बैंक में चोरी करना बहुत रिस्की मानता था और उसने ये चोरी टोक्यो के कहने पर ही किया था और इसी वजह से आज उसकी मौत हो चुकी थी। इस चोरी की खबर देखकर बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि हमें इस लड़की को अपनी टीम में लेना चाहिए। भले ही ये कातिल है पर इसके अंदर काफी टैलेंट है, क्योंकि इसके पीछे इतनी सारी पुलिस लगे होने के बावजूद भी ये उन्हें चकमा देकर भाग निकली और हमें इस हाइस्ट के लिए ऐसे लोगों की ही जरूरत है। ये बात सुनकर प्रोफेसर टोक्यो को हाइस्ट में शामिल करने के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि म्यूजियम के सिक्योरिटी लॉक के कारण प्रोफेसर की टीम दो भागों में बट गई थी। एक तरफ सगास्टा की टीम के साथ टोक्यो, डेनवर और मनीला किचन में छुपे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी की टीम उस दरवाजे को तोड़ने में लगी हुई थी ताकि वो किचन में फंसे अपने साथियों की मदद कर सके। इधर सगास्टा के गैंग वाले किचन के दरवाजे को गोलियों से तोड़ देते हैं ताकि उन रॉबर्ट्स को आसानी से मार सके। फिर आर्मी से बचने के लिए डेनवर और मनीला किचन के दरवाजे की जगह एक बड़े से मेटल के टुकड़े को लगा देते हैं और फिर ये लोग दरवाजे की होल की मदद से सगास्टा की टीम पर नजर रखना शुरू कर देते हैं और जैसे ही उन्हें कोई एंगल मिलता वो उसे शूट करने में बिल्कुल देरी नहीं करते। ये देखकर सगास्टा अपने टीम से कहता है कि इनका एंगल और निशाना काफी अच्छा है, इसलिए हमें दूसरी तरफ दीवार में छेद करके रास्ता बनाना होगा। जिस पर गांदिया कहता है कि इसमें तो काफी समय लगने वाला है और यदि तब तक इनकी बाकी टीम म्यूजियम के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाती है तब तो समझो हमारा खेल ही खत्म हो जाएगा। दरअसल गांदिया चाहता था कि उस मेटल के दरवाजे के होल के जरिए उन पर बॉम्ब फेंककर उनका खेल ही खत्म कर दे, पर सगास्टा उसे समझाता है कि ये काम बहुत ही रिस्की है और ऐसा करने में तुम एक पल में ही मारे जाओगे। उसी दौरान प्रोफेसर टोक्यो के पास कॉल करके वहाँ के हालात के बारे में पूछते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि गांदिया सगास्टा के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, जिस पर प्रोफेसर टोक्यो से कहते हैं कि इस वक्त गांदिया अपनी पूरी टीम की कमजोर करी है, इसलिए तुम्हें उसका फायदा उठाना चाहिए। गांदिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी फैमिली, इसलिए टोक्यो उसके फैमिली के जरिए उसे गुस्सा दिलाना शुरू कर देती है। गुस्से में आकर गांदिया सगास्टा के मना करने के बावजूद भी किचन के अंदर एक बॉम्ब फेंक देता है, लेकिन टोक्यो बड़ी ही फुर्ती दिखाकर उस बॉम्ब को पकड़ के वापिस उन्हीं की तरफ फेंक देती है और उस बॉम्ब के धमाके में उनका एक टीम मेंबर मारा जाता है। ये देखकर सगास्टा के टीम में से एक आर्मी लेडी गांदिया को बोलती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा एक साथी मारा गया,
जिस पर गांधिया कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, पर वो लेडी फिर गुस्से में आकर गांधिया को 2-4 घूंसे लगा देती है। पर सेगास्टा उनकी लड़ाई को छुड़ाकर गांधिया को आखिरी वार्निंग देकर उसे छोड़ देता है। इधर किचन के अंदर मनीला डेनवर को साथ देखकर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश करती है, पर डेनवर उससे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो अब मोनिका से प्यार करता है। दूसरे सीन की शुरुआत एक और फ्लैशबैक सीन से होता है, जहां हम ये देखते हैं कि टोक्यो प्रोफेसर की बात मानकर उनके साथ आती है, पर उसे अभी भी प्रोफेसर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था, इसलिए वो उनके ऊपर बंदूक तानकर उनसे सारी बातें पूछती है, जिस पर प्रोफेसर उसे हाइस्ट के बारे में सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस हाइस्ट को प्लान करने में मैंने 20 साल लगाए हैं, जिसके लिए मुझे एक टीम की जरूरत है और तुम इस टीम की पहली मेंबर हो। प्रोफेसर की ये सारी बातें सुनकर टोक्यो सोचती है कि यहाँ से वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है, इसलिए वो उनकी बातों को मान लेती है। इसके बाद टोक्यो की मुलाकात इस हाइस्ट के दूसरे मेंबर रियो से होती है और फिर इनके बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि मेटल के दरवाजे के उस तरफ रियो म्यूजियम के सिक्योरिटी लॉक को हैक करने में लगा होता है, पर इसमें उसे काफी समय लगने वाला था, इसलिए बोगोटा के साथ कुछ लोग मिलकर उस मेटल के दरवाजे को गैस कटर से काटना शुरू कर देते हैं। पर इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इतने मोटे मेटल के दरवाजे को काटने के लिए इनके पास ज्यादा गैस नहीं बचा था। जब सभी लोग उस दरवाजे को काटने में लगे थे, तब रियो एक बड़ा सा ड्रिल मशीन लेकर किचन के नीचे होल बनाने में लगा था। इधर प्रोफेसर से बातें करने के दौरान पलेर्मो उन्हें यहाँ के हालत के बारे में बताता है, पर तभी उन्हें प्रोफेसर की साइड से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर प्रोफेसर सभी को खुशखबरी देते हुए कहते हैं कि एलिसिया ने एक लड़की को जन्म दिया है। फिर सभी लोग सारे टेंशन को छोड़ एलिसिया के बच्चे के लिए नाम सोचने में लग जाते हैं। फिर एलिसिया को सोचकर फाइनली अपने बच्चे का नाम रखती है और वो नाम होता है विक्टोरिया। फिर विक्टोरिया को मार्सिला के हाथों में देकर एलिसिया टॉयलेट में चली जाती है। उस समय उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और कुछ सोचकर एलिसिया एक नुकीली सी चीज को अपने कपड़े में छुपा लेती है। ये देखकर दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि प्रोफेसर ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, पर ये तो आस्तीन की सांप निकली। मतलब आखिर ये किस मिट्टी की बनी होती है। खैर आगे चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैंक के बाहर बहुत सारे स्नाइपर किचन की खिड़कियों पर निशाना लगाए पोजीशन में होते हैं और इधर सेगास्टा की टीम ड्रिलिंग मशीन के जरिए दीवार में छेद कर रहे होते हैं ताकि उसमें एक्सप्लोसिव लगाकर उस दीवार को उड़ा सके। ड्रिल की आवाज सुनकर टोक्यो उस दीवार की तरफ पहुंचती है और फिर टोक्यो उन होल्स के थ्रू सेगास्टा की टीम को शूट कर देती है। जैसे ये बात सेगास्टा को पता चलता है कि टोक्यो दीवार के उस तरफ यानी खिड़की के पास है, तो वो बाहर खड़े स्नाइपर को ओपन फायर करने का ऑर्डर देता है। उस फायरिंग में टोक्यो बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसे करीबन 5 गोलियां लगती है। ये देखकर डेनवर उसकी जान बचाने के लिए उसे किसी तरह से घसीट कर एक सेफ प्लेस पर लाता है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी टोक्यो अभी भी जिंदा होती है क्योंकि सारी गोलियां उसके पैर और हाथों में लगी थी। फिर डेनवर एक काम चलाओ दीवार बनाकर टोक्यो के साथ पोजीशन लेकर उसके पीछे बैठ जाता है। इधर दरवाजे के दूसरी तरफ उस मेटल गेट को काटते काटते उनका आखिरी गैस कैन भी खत्म हो गया था। प्रोफेसर से बातें करने के दौरान डेनवर उन्हें बताता है कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं बचा है, लेकिन तभी मोनिका डेनवर को एक लिफ्ट का रास्ता बताती है जो उस किचन से होते हुए नीचे की ओर जाता था। पर इस रास्ते से उतरना टोक्यो के लिए काफी मुश्किल होने वाला था क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इसलिए वो डेनवर और मनीला को समझाती है कि तुम दोनों नीचे उतरकर मेरे लिए वहाँ पर जितने भी गद्दे मिल सके उसे नीचे डाल देना और फिर मैं मौका देकर लिफ्ट के रास्ते से नीचे कूद जाऊंगी। पर डेनवर जानता था कि वो बस उन्हें वहाँ से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऐसा बोल रही थी। डेनवर और मनीला नीचे पहुंचकर उन्हें जो भी गद्दे वाली चीज मिलता है वो उसे लिफ्ट के नीचे डालना शुरू कर देते हैं। इधर रियो किचन के नीचे एक छोटा सा होल करके टोक्यो से हाथ मिलाता है और उससे कहता है कि मैं आ गया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, जिस पर टोक्यो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है। इतने में ही सेगास्टा की टीम किचन की दीवार को उड़ाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर टोक्यो रियो को फाइनल गुड बाय बोलकर सेगास्टा की टीम पर टूट पड़ती है। इधर नीचे गद्दे लगाने के बाद प्रोफेसर उसे कूदने के लिए कहते हैं, पर टोक्यो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, वो अब किसी भी हालत में नीचे नहीं आ सकती। इतने में ही सेगास्टा की टीम टोक्यो के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं और इसी बीच टोक्यो उनकी गोलियों से और ज्यादा घायल होकर नीचे गिर जाती है। फिर गांधी अपना इतराता हुआ चेहरा लेकर टोक्यो पर अपना बंदूक तान देता है, पर तभी टोक्यो एक स्वीट सी स्माइल के साथ गांधी को अपना हाथ दिखाती है जिसमें होता है उसके वेस्ट पर लगे हुए सारे बम का पिन। और फिर तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। खैर उस धमाके के बाद का सीन तो हमें दिखाया नहीं जाता, पर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि टोक्यो जाते जाते गांधी को भी अपने साथ ले जाती है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।